नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस आपको कवर करना हो, हम जीरो से शुरुआत करते हैं और वहाँ हमारे लिए जो जीरो होता है वो है हमारे लिए सेफ्टी ऑक्यूपेशन के नाम से आता है, यानी सुरक्षा और व्यवसाय के नाम से एक टॉपिक होता है जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये हमारी पहली क्लास होती है किसी भी आप कोर्स की एग्ज़ाम की तैयारी करें। इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको अगर चलना है तो आप यहीं से फंडामेंटल या बेस आपका शुरू करें। आज की इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। वैसे जो पूरा हमारा सेफ्टी वाला ये जो चैप्टर होता है इसमें लगभग 3 से 4 क्लास होती है हमारे अकॉर्डिंग, जो लगभग 40-45 मिनट 35 मिनट की हम आपको क्लासेस देते हैं। 3 क्लासेज में ये टॉपिक आपके कवर हो जाने चाहिए। आज की इस क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं आपको बता दें वो क्या क्या है। सबसे पहला है वेरियस सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक संगठन जो है, क्योंकि आजकल इनके सवाल हमसे पूछे जाने लग गए। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन पर चर्चाएं करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा जिसका नाम है सड़क सुरक्षा। रिसेंटली एग्जामों में बहुत आने लग गया, सड़क सुरक्षा को हमारे साथ जोड़ दिया, हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पंजाब में तो जब 2022 में पेपर हुआ था तब भी PSPCL ALM में सीधे सीधे सवाल पूछ लिए थे, तो पूरी संभावनाएं रहती है। और तीसरा है जो हमारे इलेक्ट्रिकल के सुरक्षात्मक चिन्ह, जो पुराने समय से आप पढ़ते आ रहे हो, उनमें भी कुछ चेंजेस है और नए तरीके से आपको सिखाएंगे। तो ये 3 टॉपिक आज हमारे रहने वाले हैं। आगे अगर मैं फर्दर क्लासेज की बात करूँ तो फायर एक्सटिंग्विशर का हमारी एक पूरी क्लास बनती है, फुल है, कलर बैंड और वो सब डिटेल से समझते हैं तो 40 मिनट तक एक क्लास हो जाती है। और अगर उसके बाद हम बात करें तो फर्स्ट एड के नाम से हमारी एक क्लास और होती है। तो टोटल ये सेफ्टी ऑक्यूपेशन वाला एक चैप्टर हमारा 3 से 4 क्लास में लगभग पूरा होना चाहिए। उसके बाद में PPE किट और का आता है तो नंबर 4 क्लास वो भी हो गई। हाँ सॉरी, वो तो ध्यान में नहीं रहा, PPE किट का वो एक अलग से हमारी क्लास होती है। तो इन 4-5 क्लास में हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। पर चलिए पहले इससे शुरू करते हैं। टाइटल डालेंगे, हिंदी वाले बच्चों को अगर टाइटल डालना है तो मैं हिंदी के हिसाब से भी बता दूं। हिंदी में आप लिखेंगे विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संगठन जो कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, यानी औद्योगिक या विद्युतीय सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के संगठन हैं। माय डियर, हमने इसमें जो सबसे पहले को रखा है ना, उसका नाम है ओसा। बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली कुछ दिन पहले 2 अप्रैल 2024 को पेपर हुआ था इसका MP मेट्रो का। स्पष्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा। MP PGCL में पेपर में आ चुका है, दिल्ली मेट्रो पेपर में आ चुका है, तो पूरी संभावना है इसकी पूरा नाम पूछे जाने की। सो सभी से मेरा निवेदन, इसका पूरा नाम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे लिखते टाइम गलतियां करते हैं, एसोसिएशन लिख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन होता है और एसोसिएशन का मतलब होता है यूनियन या संगठन, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो पूरा नाम लिखिएगा। अब कोई मांग रहा होगा इसकी हिंदी, ना जी, उस तरफ जाना ही नहीं है। ऑप्शन सारे इंग्लिश में ही आएंगे, इंग्लिश के हिसाब से ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे अगर किसी को लिखना है तो मैं लिखवा दूँ। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक, यानी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशासन, ठीक है। अमेरिका की कंपनी है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। डायरेक्ट सवाल आज तक तो नहीं पूछा है कि ओसा की स्थापना कब हुई थी, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी आया है, पर फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो याद रखेंगे। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं और इंडिया में कब लागू हुआ हमारे लिए वो भी ज़रूरी है। भारत में ओसा 2020 में लागू हुआ है, ये ध्यान रखना। उससे पहले ओसा के नियम लागू नहीं होते थे। ओसा करता क्या है? हालांकि ओसा एक अमेरिकी यूनिट है, इकाई है, लेकिन सुरक्षित कार्य प्रथाओं को, यानी वर्क प्रथा यानी परंपरा बोल दो, काम करने का जो तरीका, काम करने की जो प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस बता दूं, मोस्टली इंडिया में आज भी 70% के आसपास स्क्रू ड्राइवर से हैमरिंग करते हो आप। ओसा इस काम के लिए हमें मना करता है। वो कहता है कि हैमरिंग करनी है तो हैमर ही लीजिए, यहाँ अगर चीजल चाहिए तो चीजल ही लीजिए। आप स्क्रू ड्राइवर को लेते हो, हैमर से ठोक रहे हो, या स्क्रू ड्राइवर और ऊपर प्लायर से ठोक रहे हो, दोनों ही गलत काम है। यानी
हमें काम की एक प्रोसेस के बारे में बता रहा है, हमें टूल की इक्विपमेंट जानकारी प्रोसेस, उनके साथ साथ श्रमिकों के स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। यानी दोनों चीज़ें हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में भी बात कर रहा है और एक जो एम्प्लॉय या वर्कर जो है उसकी हेल्थ का भी ध्यान रख रहा है, ठीक है ना। तो ये उसके रिगार्डिंग क्या करता है, इसके प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत को लागू करता है और सर्टिफिकेट को हमने भारत में भी अपनाया है। यानी आपको किसी इंडस्ट्री में ओशा का सर्टिफिकेट का मिल जाएगा कि इसको ओशा के तहत अप्रूव किया गया है और ये वर्क प्लेस जो है वो एम्प्लॉय के काम की दृष्टि से सेफ़ है, ऐसा एक सर्टिफिकेट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, 90% तो संभावना है हमसे ओशा का पूरा नाम ही पूछा जाएगा। इन फ्यूचर कभी सवाल आया तो ये आएगा कि भारत में ओशा कब लागू हुआ। तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ओशा करता क्या है, तो सेफ्टी के बारे में भी बताता है और हेल्थ के बारे में भी बताता है। ध्यान रखना, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो ओनली सेफ्टी के बारे में बताएंगे, ह्यूमन हेल्थ, वर्कर हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हैं, या फिर ओनली वर्कर हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वो सेफ्टी की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए ओशा का ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन अलग गुण बोल सकते हैं। अच्छा है, पेपरों में पूछा जा सकता है, तो लिख लो यहाँ तक का, ये लो टाइटल डालो। सबसे पहले विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संगठन, ये टाइटल डालो और इतना ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लो भैया, लिख लो इसको, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है हमें, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट किसी का रुकना नहीं चाहिए। बहुत है, वीडियो रोक कर लिखना। ओके, देखो इसके बाद में जो सेकंड है ना वो वाला, इस पर मैं आपको एक पूरी क्लास ही दूंगा। तो हमारे लिए सेफ्टी की क्लासेज कितनी हो गई, 5। अपने NFPA चार्ट पर एक क्लास अलग से देते हैं, वैसे तो पहले जो बच्चे जुड़े हुए उनको पता ही है। NFPA का पूरा नाम, NFPA में पूरा नाम तो कम आता है और बाकी सवाल ज़्यादा आते हैं। ये थोड़ा कलर ऐसा ही है, कम दिखाई दे रहा होगा, मैं पूरा बोल कर आपको बता देता हूँ। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन इसका पूरा नाम है, NFPA का नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन पूरा नाम है। US का संगठन है, 1896 में इसकी स्थापना हो गई थी, यानी बहुत पुराना संगठन है, ठीक है। लगभग 150 साल होने वाले हैं, यूँ समझ लो, 150 नहीं तो 128-30 तो हो ही गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, गैर लाभकारी संगठन है, यानी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल सी बात है कि ओशा जब सर्टिफिकेट जारी करता है तो थोड़े बहुत बदले में पैसे लेता है और लाभ कमा रहा है, लेकिन ये केवल और केवल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं और कोई किसी से बेनिफिट नहीं लिया जाता है, मतलब कोई फाइनेंशियल सब पैसे नहीं लेते हैं। लेकिन नाम से पता लग रहा है ना, ये केवल आग से संबंधित और उन प्रकार के खतरों को ही आपको मोस्टली बताते हैं, हालांकि आग के अलावा और भी बताते हैं। NFPA कैटेगरी बोलें या NFPA के अकॉर्डिंग बोलें तो खतरों को टोटल 4 श्रेणियों में रखा गया है। ये पेपर में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। NFPA के अनुसार, मैं लिख कर लाया हूँ, हाँ, NFPA के अनुसार जो हमारे खतरे होते हैं वो टोटल 4 तरह से क्लासिफाइड किए गए हैं, वर्गीकृत किए गए हैं, 4 कैटेगरी बांटी गई है, यूँ बोल दो या तो। ये पेपर में हमसे सवाल पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, इसकी NFPA का एक चार्ट बनता है जिसमें खतरों को वो एक्सप्लेन करता है, तो उस चार्ट में ना 4 स्क्वायर बनते हैं ऐसे, तो या तो 4 स्क्वायर का आ सकता है। आकृति आ चुकी है पेपरों में, ये अब से फिर पूछी जा सकती है। NFPA चार्ट की आकृति कैसी होती है, तो NFPA चार्ट की आकृति हीरे के जैसी होती है, हीरा यानी डायमंड के जैसा होता है, ठीक है ना। कोशिश रहेगी मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों के हिसाब से मैं आपको बताऊं। देखो हमारा प्रयास है कि चीज़ें हम आपको देते रहेंगे, कमी नहीं छोड़ेंगे कभी भी। पहले वाइट बोर्ड था, उस पर पढ़ाया, फिर वाइट बोर्ड पे रिवीजन चालू करा दी, मिक्स डिजिटल बोर्ड भी आ गया, अब फिर से डिजिटल बोर्ड पे आपको क्लासेस दे रहे हैं। ये पहली क्लास आप देख रहे हो, लास्ट तक लेकर जाऊंगा फिर आपको, तो कंटेंट में कमी नहीं आने देंगे। विश्वास आपको करना है किस तरह का कंटेंट है, कैसा देख रहे हो, कितना सदुपयोग कर रहे हो। और ये कुछ एक पॉइंट तो ऐसे हैं जिनमें एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए लिखा लिखाया लाए हैं और आपको थोड़ा सा, ताकि लैंग्वेज में ज़्यादा दिक्कत ना आए, थोड़ी समय की हमारी बचत हो जाए, लिखा लिखाया मिल जाता है। तो यही सारी चीज़ मैं बोल बोल कर लिखता नहीं, तो जैसा कि पहले आपको पढ़ाया ही है, तो पूरा ध्यान रखिएगा। दोबारा पॉइंट पर आ जाओ, पूरा नाम क्या है आपसे पूछा जाएगा, और गैर लाभकारी संगठन है ये ध्यान रखना है। करता क्या है, अग्नि सुरक्षा से संबंधित कोड और मानकों को विकसित करता है, यानी
फायर से संबंधित स्टैंडर्ड कोड लागू करता है। NFPA 0 से लेकर 4 तक कोड देता है, ये ध्यान रखना। यानी टोटल खतरों को ये 4 भागों में बांटता है, 5 भागों में बांटता है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो 0 वाला होता है ना, वो तो सबसे कम खतरनाक होता है, और 4 वाला जो होता है वो सबसे अधिक खतरनाक वाला होता है, और अलग अलग बांटता है। अपन से इसमें ज़्यादातर, क्योंकि ये फायर का है इसलिए फायर का ही पूछा जा सकता है। वैसे तो इसकी डिटेल ही कराऊंगा मैं। NFPA चार्ट पर एक पूरी क्लास हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। PPE किट पर अलग से क्लास प्रोवाइड कराते हैं। फायर और फायर के प्रकार और अग्निशामक यंत्र उस पर क्लास अलग होती है। फर्स्ट एड पर अलग होती है। ऑर्गेनाइजेशन, सुरक्षात्मक चिन्ह, इस पर अलग। टोटल 5-6 क्लासेज होती है। आग का आएगा तो ये ध्यान रखना, NFPA चार्ट में आग को लाल रंग से दिखाया गया है। बाकी 3 और भी है, वो भी है, फिर पूरा चार्ट पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा। एक बार इतना लिख लो बहुत है। NFPA चार्ट के अनुसार पूरा नाम क्या है और खतरों को कितने भागों में बांटा गया, NFPA चार्ट की आकृति कैसी है, और बाकी कौन से खतरे को किस लेवल का, वो फिर पूरी क्लास आएगी तब हो जाएगा। बेसिक इतना लिख लो एक बार। ठीक है, रोक लेना, है ना, आराम से लिखो, वीडियो को रोको। जितनी चीज़ बोर्ड पर दिख रही है ना, उसको छोड़ना नहीं है। अब आ जाओ, कुछ फुल फॉर्म्स है, सीधे लिखवा रहा हूँ। नेमा, दिल्ली मेट्रो 2020 मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन में ये सवाल पूछा जा चुका है। पूरा नाम क्या है? तो सिंपल सा ही है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, यानी जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित उत्पादक है उनका ये एसोसिएशन यानी संगठन है, यूनियन है, जो कि भारत में राष्ट्रीय लेवल पर है। नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन पूरा दिखाई दे रहा है, लिख लो। आगे चले, उसके बाद में आता है नेका, NECA, पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन। कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होते हैं, यानी भारत में जो इलेक्ट्रिकल के ठेकेदार होते हैं उनका अपना एक एसोसिएशन है, उनका अपना एक संगठन है, तो ये उनका है, लिख लो भाई। ठीक है, तो लिख लेना पूरा नाम साथ में, इनमें कोई ज़्यादा है नहीं, कुछ भी लंबा चौड़ा ऐसा ही है। यस, एक आइए इस पर, ये अलग है, नया है, इसका सवाल पेपर में ज़रूर आने लग गया है। BEE रेटिंग्स का इसरो ये सवाल आपसे 2-3 बार पूछ चुका है, तो पूरा ध्यान दीजिएगा। पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी भारत में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं इनकी स्टार रेटिंग देने का काम करता है। ये उपकरण की ऊर्जा दक्षता का मानकीकरण करता है। चलो इंग्लिश में एक पॉइंट शॉर्ट में लिख लूँ, उपकरणों पर जो स्टार रेटिंग्स लिखी हुई आती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, फ्रिज है घर में, जैसे रेफ्रिजरेटर, उस पर लिखा हुआ है 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ये इंडिया में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नाम से एक संगठन है, एक संस्था है, वो जारी करता है। इलेक्ट्रिकल उपकरण की ऊर्जा दक्षता का मानक निर्धारण करना, मानक निर्धारण यानी स्टैंडर्डाइजेशन सेट करना, तो लिख लो इसको भी। अच्छा है और नया टॉपिक है, ज़रूर इसमें से सवाल आ सकता है, तो फटाफट इसको लिख लो, शॉर्ट में लिख लेना। है ना, ये स्टार रेटिंग वाला शॉर्ट में ज़रूर नोटिस कहीं डाल देना, और पूरा लिख रहे हो तो लिख लो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की एनर्जी एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड सेट करना। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो तो लिख लो कि जैसे रेफ्रिजरेटर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कौन सा है, ये निर्धारण इसी ने किया है। ठीक है जी, अच्छा टॉपिक है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, लिख जरूर लेना माय डियर। उसके बाद में देखो बोर्ड पर आपको 2 और दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक का नाम है NEC, पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, यानी राष्ट्रीय विद्युत कोड। ध्यान रखिएगा, NEC केवल और केवल वायरिंग के स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं या स्टैंडर्ड सेट करते हैं। वायरिंग आपकी डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी घरेलू वायरिंग है तब भी ठीक, वाणिज्यिक वायरिंग है तब भी ठीक, और औद्योगिक वायरिंग है तब भी ठीक। अब ये पेपरों में सवाल आ चुका है, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया
कि NEC इनमें से किसका निर्धारण नहीं करता है। 3 ऑप्शन तो ये दिए, डोमेस्टिक वायरिंग, कमर्शियल वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, और एक ऑप्शन दे दिया कि सब स्टेशन। NEC सब स्टेशन के बारे में कुछ भी सेट नहीं करता है, आपको इतना ध्यान रखना है। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड वायरिंग से संबंधित स्टैंडर्ड सेट करना इसका काम है, इतना याद रख लेना, ठीक है जी। इसके बाद में देखो एक और आता है जिसका नाम है BIS, पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये है भारतीय मानकीकरण संस्था, जो हर एक सिस्टम से जुड़े हुए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो या अदर किसी का भी हो, ये पूरे भारत में हर एक चीज़ के लिए मानकीकरण निर्धारित करता है। इसका तो वो लोगो भी आपको याद होगा, है ना, अपने इसमें यूँ होता है इस तरह से, इसमें अपने वैकेंसी भी आती है ITI टेक्नीशियन की, तो रेडी रहो BIS में। हाँ, एक बच्चा मेरा जानकार लगा हुआ भी है इसमें, है ना, एक्सपीरियंस मांगते हैं, सीधी भर्ती नहीं देते हैं। भारतीय मानकीकरण संस्थान पूरा नाम है, और भारत में उपकरणों का मानक निर्धारण करना इसका काम है। मानक को इंग्लिश में स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ें आपको बोर्ड पर अभी दिखाई दे रही है, इन दोनों को लिख लो फटाफट से, दोनों ही काम के हैं, बहुत काम के हैं, पेपरों में सवाल इनमें से ज़रूर आएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके लिखना यहाँ पर, है ना, समय की बचत करेंगे भाई। रुक जाएगा जब आप चाहोगे तब, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में देखो एक और है जिसमें आपका पूरा नाम पूछा जा सकता है, उसका नाम है ISO, पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान। इंटरनेशनल यानी सभी देशों के जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है या डिसाइडेड है। यानी BIS ये केवल भारत का था, BIS ISO को रिपोर्ट करता है कि ये भारत में है या हमारे लिए चीज़ों का स्टैंडर्ड ये है। तो ये ISO, इसका पूरा नाम लिखो। ये मैंने इसलिए लिखाया, कई बच्चे इसको इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल है, इंडियन नहीं है, ठीक है ना। लिखो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रोक करके लिख लेना। चलो इतने ही थे भाई। देखो सुरक्षात्मक संगठन जो है ना, बहुत है, रिसेंटली इन्हीं में से आ रहा है पेपरों में। हालांकि इसके अलावा मैंने और आपको पहले बहुत करवाए थे, बट अब ज़रूरत नहीं है इसकी, इतने ही आ रहे हैं घूम फिर कर, बार बार और आ ही नहीं रहे हैं, तो इनमें से मिल जाएगा। रिसेंटली OSA, NEMA और NFPA, इन्हीं तीनों में से सवाल आ रहे हैं। आज का सेकंड टॉपिक लेते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है रोड सेफ्टी, यानी सड़क सुरक्षा, और सड़क सुरक्षा से संबंधित चिन्ह है यानी साइंस। ध्यान रखिएगा, रोड सुरक्षात्मक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल के सुरक्षात्मक चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं, और इसमें होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकारों में अनिवार्य चिन्ह, जिसको इंग्लिश में मैंडेटरी साइन बोलते हैं, इस मैंडेटरी को प्रोहिबिशन के साथ ही काउंट किया गया है। यानी इलेक्ट्रिकल में अनिवार्य चिन्ह अलग होते हैं और प्रोहिबिटेड यानी मनाही करने वाले निषेधात्मक चिन्ह अलग होते हैं। यहाँ पर उन दोनों को हमने क्या किया है, एक ही में काउंट किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप टाइटल डालिए रोड सेफ्टी साइन, और नीचे लिखिए यह है निम्न 3 प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में टाइटल डालिए नंबर 1 अनिवार्य चिन्ह है। और अब रुक जाना, टाइटल डालो रोड सुरक्षात्मक चिन्ह, सड़क सुरक्षात्मक चिन्ह, यह है निम्न 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 डालो अनिवार्य चिन्ह, इंग्लिश में अनिवार्य को बोलते हैं मैंडेटरी साइन। ठीक है, याद रखना मैंडेटरी वाले भी इसी में आ जाएंगे। चलिए आपको पढ़ करके पहले पूरा बता देता हूँ कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य निर्देश आते हैं, यानी पहली चीज़ तो है कि जनरल इंस्ट्रक्शन, कि आपको क्या करना है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि यहाँ रुकिए जी, ठीक है, तो ये जनरल वाला इसी में आ जाएगा। ओवरटेक ना करें, मना करने वाला भी इसी में ही आ जाएगा। जनरल जितने भी है ना, दाएं मुड़े बाएं मुड़े, ये सब इसी में ही आ जाएंगे। यानी इसके अंतर्गत सामान्य निर्देश आएंगे, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन आएगी, इंग्लिश के हिसाब से बता रहा हूँ, और कुछ मनाही होती है, यानी कुछ प्रोहिबिटेड सिंबल भी होते हैं, लाइक ओवरटेक ना करें। पहला एक ओवरटेक वाला पंजाब में आ चुका है, इसका सेम, इसलिए ज़रूरी भी है। कुछ चिन्ह सामान्य गतिविधियों का संकेत करते हैं, यानी
सामान्य गतिविधि, गतिविधि का मतलब होता है नॉर्मल एक्टिविटी बोल दो इंग्लिश में गतिविधि को, उसको इंडिकेट करते हैं कि जैसे क्या करना चाहिए इसका संकेत करते हैं। यानी कुछ तो आपको ये बता देंगे अभी आपको क्या करना है, जैसे कि आपको बोल रहा है कि रुकिए या धीरे चलिए, ये जो आ रहा है ना, ये आपके इसमें अनिवार्य यानी मैंडेटरी में काउंट करेंगे। और कुछ कार्य नहीं करने का संकेत देते हैं, और फॉर एग्जाम्पल कि कृपया ओवरटेक ना करें, तो ये 2 हमारे इसमें काउंट किए जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा रुकिए या किसी को रास्ता दीजिए जी, जाने दीजिए जी, फिर बोल दिया कि यहाँ पार्किंग नहीं है जी, और उसके बाद में बोल दिया किसी चीज़ का निषेध है जी, या जनरल जानकारी दे दी कि यहाँ सीमा समाप्त हो गई है इस राज्य की, ये वो जो आते हैं ना वो वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनका उल्लंघन दंड का कारण माना गया है। यानी अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको पेनल्टी लग जाए, चालान हो जाए। जैसे रेड लाइट थी, इंडिकेशन दिया हुआ था कि रुकिए, आप गाड़ी भगा के ले गए, चालान घर पे ऑटोमेटिक आएगा। आजकल तो ऑनलाइन चालान होते हैं, खासतौर से मेट्रो सिटी में, है ना। तो मेट्रो सिटी में तो पूरा आपको ध्यान रखना है। तो बस इसमें इतना ही है। एक बार मैं चाहूँगा कि लिखिए, फिर मैं आपको इसके चिन्ह दिखा देता हूँ जिस पर हम चर्चा कर लेंगे। चाहो तो वीडियो को यहाँ रोक करके लिखना, ताकि थोड़ी सी अपनी समय की बचत हो जाए भाई। फटाफट ये लो, इतना लिख लो एक बार जो भी दिखाई दे रहा है। चलो वीडियो रोक करके लिखना, ठीक है। आ जाओ, देखो अब इसके कुछ 2-3 एग्जाम्पल मैं लाया हूँ, आपको दिखा दूँ। वैसे तो पूरा अपन डिटेल से देखेंगे तब। जैसे देखो ये वाला सिंबल है आपका, है ना, तो इस तरह का ये जो सिंबल होता है ना, इसको बोलते हैं स्टॉप, यानी रुकिए। उसके बाद में ये जो है ना आपका, जिसे अपन हेक्सागोन बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सॉरी ऑक्टागोन है, 8 है। इसे बोलते हैं गिव वे, यानी रास्ता दीजिए या किसी को जाने दीजिए। और उसके बाद में देखो ये रहा ये वाला सिंबल, ओवरटेक प्रोहिबिटेड, ओवरटेक ना करें, ओवरटेक को यहाँ पर मना किया गया है। तो इन तीनों को याद रखिएगा। ये PSPCL 2022 में ASSA का पेपर हुआ था, उसमें सेम सवाल पूछा जा चुका है। मतलब ये डायग्राम दिया था, और कि सड़क सुरक्षा ये किससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या संकेत करता है। तो आजकल हमसे इसी तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें तो मैं चाहता हूँ कि आप बना लीजिए। बाकी रोड सुरक्षा के कुछ और भी है, लास्ट में आपको मैं सारे कराऊंगा एकदम क्यूमुलेट करके एक साथ पूरा डिटेल से। अगले सवाल पर आओ, सवाल क्या सॉरी पॉइंट पर आओ। चेतावनी चिन्ह, इंग्लिश में बोलेंगे वार्निंग साइन, हिंदी में सचेतक भी बोल सकते हो या वार्निंग भी बोल सकते हो, एक ही बात है, नाम से ही पता लग रहा है। विशेष प्रकार के सुरक्षात्मक चिन्ह है जो पैदल यात्रियों के लिए इम्पोर्टेंट है, साइकिल सवार के लिए इम्पोर्टेंट है, बस और गाड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट है, और चालकों के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बचा ही कौन है, इतना लिख दिया तो, पर है तो लिखा हुआ तो हम इस हिसाब से ही पढ़ेंगे। जैसे कीजिए और मत कीजिए, एग्जाम्पल को लिया है इन्होंने कि ये काम करना है और ये नहीं करना। जैसे सिंपल नॉर्मल चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी आगे पैदल क्रॉसिंग है, गाड़ी आप ध्यान से चलाइए। वैसे हमारे वार्निंग साइन की एक खास पहचान यहाँ हमेशा वही हो जाएगी जो हम इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हुए आए कि ये त्रिभुजाकार आकृति का होता है। तो यहाँ भी वो ट्रायंगल ही होते हैं, त्रिभुजाकार आकृति ही होती है। जैसे कि आगे स्कूल आ रही है, सावधान हो जाइए, है ना, यानी बच्चे जा रहे होंगे। अनगार्डेड लिखा हुआ है, यानी ट्रेन जा रही है, ट्रेन का मतलब वो है रास्ता है लेकिन अनगार्डेड है, भरोसा नहीं है, ट्रेन आ भी सकती है लेकिन वो आपका बंद वाला सिस्टम नहीं है। और उसके बाद में कि ट्रेन वाला है लेकिन आगे गार्डेड है। तो सड़क सुरक्षा में चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन की तो हमारी खास पहचान क्या हो गई, त्रिभुजाकार आकृति के, क्योंकि त्रिभुजाकार आकृति में हमारे इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी पहचान आसान हो जाएगी। इसको भी फटाफट से नोट कर लो भाई। छोटे छोटे ये कुछ भी नहीं है, रोको फटाफट से और लिखो। ये हो गए यहाँ तक के, ये 4 डायग्राम चाहो तो बना लेना, लास्ट में और बनवा दूंगा। उसके बाद में देखो भाई नंबर 3 इस पर आता है जिसको नाम है
सूचनात्मक, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव। ये हमें सूचना देने के काम आते हैं। कौन सी सूचना देते हैं? ये सूचना जनरली आपको ये देते हैं जैसे कि आगे कोई पेट्रोल पंप आ रहा है, जैसे कि कोई डायरेक्शन का हो गया, है ना। इसने तो चारों तरफ दिल्ली दिल्ली लिख दिया। जैसे आप जा रहे हो यहाँ से मान लीजिए, तो आपको इसने बता दिया कि भैया इस तरफ तो आपका चंडीगढ़ है, इस तरफ आपका जयपुर है, और ये सामने अगर आप जाओगे तो दिल्ली है। ये लो। तो ये वाला जो आता है दिशा वाला बोर्ड लगे हुए आ रहे हैं, आते हैं ना ऐसे, आजकल तो साइन बोर्ड भी आते हैं। तो ये वाले पेट्रोल पंप का आ गया, जितना भी है होटल का आ गया, तो ये हो गए आपके नॉर्मल वाले सूचनात्मक, जिन्हें इंफॉर्मेटिव साइन बोलते हैं। लिख लो इसे। ठीक है, वीडियो रोक करके लिखना। एक बार मैं आपको ये सड़क वाले जितने भी है इन पर कंबाइंड चर्चा करना चाह रहा हूँ, ताकि क्या पेपरों में ना और आ जाए, है ना। अरे वो दोनों जो पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया ना, वो जस्ट अपोजिट है, सॉरी। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये है स्टॉप का, जो ऑक्टागोन आप देख रहे थे वो है स्टॉप का, सॉरी। और ये है गिव वे का, रास्ता दीजिए का, त्रिभुज वाला है। ठीक है ना। बाकी इसमें जैसे आप देख रहे हैं, तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है, नो ओवरटेक वाला, ये ज़रूर आ सकता है। एक किसी भी सर्किल के अंदर ओनली संख्या लिखी हुई है तो ध्यान रखना, वो स्पीड लिमिट का संकेत है। ये कुछ एक इनमें से आने वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये आ सकता है, जैसे इसमें आपको लिख दिया है ना, तो ये वन वे ट्रैफिक है, दोनों साइड वाले पर काट के निशान लगा रखा है ना, मतलब एक ही साइड की परमिशन है, दोनों साइड से आप नहीं जा सकते। ठीक है ना। और दोनों पे ही क्रॉस लगा दिया, ध्यान से रखना, इसमें दो है, दो में से एक काटा हुआ है, और इसमें दो है, दोनों ही काटे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों ही दिशा में विकल जाना ही नहीं है। लेफ़्ट टर्न को क्रॉस कर रखा है, यानी आपको लेफ़्ट टर्न नहीं लेना। और अगर सीधा यूं कर रखा हो, इसका मतलब अब लेफ़्ट टर्न लेना है। और काट रखा है, तो इसका मतलब लेफ़्ट टर्न आपको नहीं लेना। ठीक है, तो ये खास तौर से आपको कुछ एक ध्यान रखने हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इस पेज वाला जो अभी आपको दिख रहा है ना, मैं चाहूँगा इसमें से कुछ एक आप बना लो, क्योंकि पेपरों में आए हुए हैं। स्टॉप वाला आएगा, ठीक है, इसको एडिट कर लेना प्लीज़। ये जो यहाँ पर हम बोल रहे थे, ये उल्टा लिखा हुआ है इनका। ठीक है ना, स्टॉप और गिव वे उल्टा हो गया इनका। ये आपका जो है ये गिव वे का है, ये स्टॉप का है। इन दोनों को क्रॉस में थोड़ा सा कर लेना, और यहाँ से कुछ एक आप लिख लेना प्लीज़। नॉर्मल वाले है वैसे तो ये आ सकता है ना, ब्रिज वाला, कि भाई पतली सड़क आ रही है, ब्रिज हो रहा है, ऐसे अंदर की साइड मुड़ा हुआ, समझ गए ना। नॉर्मल जो चीज़ें आती है वो है ही है। अब देखो, इनके अलावा एक और आता है ट्रैफिक पुलिस सिग्नल का। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसका अभ्यास ज़रूर करें, जैसे मैं 2-3 आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है और ऐसे हाथ दे देता है, ये वाली चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, पीछे दिखा रहा है, इसका मतलब वो पीछे से आने वाले को रोक रहा है। सामने से आने वाले को रोकता है तो यूँ ऊपर हाथ करेगा, ऐसे सीधा सामने वाले को रोकने के लिए, ये वाली हथेली। ठीक है, और जैसे कुछ एक दिखा रहा है, वो पीछे से आने वाले सामने आने वाले दोनों को रोक रहा है, तो सामने पीछे वाले को तो यूँ हाथ दिखाएगा, सामने वाले को ये दिखाएगा। तो ये कुछ रोकने के हैं। जैसे किसी एक सामने वाले को रोक लिया और इस साइड वाले को यूँ कह रहे हैं कि चलिए, तो इस साइड वाले को यूँ करेगा, है ना। तो ये कुछ एक सिंबल है। देखो कि गुरुजी ये क्या पढ़ा रही हो या क्या बता रहे हो भाई। हम जब कंपटीशन के ज़माने में जा रहे हैं ना, तो ये चीज़ें तो फेस कर चुके हैं, इनमें से तो आ चुके हैं सवाल, तो क्यों ना हम एक स्टेप आगे बढ़े। जिस दिन क्वेश्चन आता है उसके बाद पढ़ते हैं, वो तो सब पढ़ते हैं। हम कब जागेंगे? तो थोड़ा सा मेहनत करना है। ये मत सोचना कि ये कौन पूछता है, लेकिन किसी दिन आ गया तो एक सवाल सीधा सीधा हाथ से निकल जाएगा। इसलिए क्या है, 10 सिंबल है, थोड़ा सा टाइम निकाल के 10 सिंबल को पढ़ोगे, 10 मिनट लग जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी भैया इस पर। उसके बाद में ट्रैफिक लाइट वाला ज़रूर आ सकता है। तो ट्रैफिक लाइट में नॉर्मल चीज़ें आपको पता है, याद रखना ही है। अगर लाइट रेड है, इसका मतलब रुकना है, नहीं चलना। अगर एम्बर मतलब है थोड़ी थोड़ी पीली, हल्की पीली जिसको अपन बोलते हैं, तो वो कह रहे हैं कि बस रेडी हो जाओ, आपका नंबर आ रहा है, या यूँ समझ लो कि इधर उधर देख लो और कोई नहीं है तो आप निकल सकते हो। और अगर लाइट पूरी तरह से ग्रीन है, इसका मतलब एकदम आपका रास्ता क्लियर है, बेझिझक आप जा सकते हैं। तो ये तो है 3 लाइट वाला। वो कहता है कि अगर 2 लाइट वाले की हम बात करें ना,
तो ये जनरली 2 लाइट वाला पैदल यात्रियों के लिए होता है, यानी जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए। 3 लाइट वाला तो गाड़ियों के लिए होता है और 2 वाला पैदल जाने वालों के लिए। अगर कह रहा है कि रेड आ गया ना तो पैदल भी आपको क्रॉस नहीं करनी है उस लाइन को या उस रास्ते को, और अगर ग्रीन है तो फिर आप जा सकते हैं, या फिर दोनों ही वाइट हो गई तो आपको डिसीजन लेना है कि आराम से क्या करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइटों का भी ध्यान रख लेना। तो इसमें इतना ही था हमारा। अब रोड सेफ्टी में से एक और आता है पेपरों में सवाल, तो वो हमसे ये पूछता है कि जो आपस में ये जो एक्सीडेंट होते हैं या टक्कर होती है ना, इसके कारण क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं कोलिशन। कोलिशन रीज़न क्या है, टक्कर के कारण क्या है, तो 3 प्रमुख कारण बताएं। अब मैं आपको बता दूं, ये नए सिलेबस में चीज़ें उन्होंने जोड़ी है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। 3 मुख्य कारण कौन कौन से हैं, रोड्स यानी सड़कें, व्हीकल्स यानी वाहन, और ड्राइवर्स। ये 3 चीज़ों से। अरे तो इन्हीं तीनों चीज़ों से है, मेन तो यही आ गए। लेकिन देखो हमारे लिए तो पेपर में एक क्वेश्चन बनता है, हम नहीं छोड़ेंगे इसको, अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोड, व्हीकल और ड्राइवर दुर्घटना के या टक्कर के मुख्य 3 कारण होते हैं। अब उसने एक ग्राफ के माध्यम से ना हमें समझाया है कि टक्कर में या एक्सीडेंट में किसका कितना प्रतिशत होता है। तो ये मैं आपको इसी सर्किल को राउंड करते हुए फिर से बता देना चाहूँगा, मतलब इसी सर्किल पर मैं ओवरलैप कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और अलग अलग कलर से बना दूंगा मैं। इतने से पर इसने 1 नंबर बनाया है, ठीक है, फिर इस पर उसने 2 नंबर बनाया है, उसके बाद में 3 नंबर बनाया है, और क्या लिखा है जी, यहाँ पर नंबर 4 लिखा है, यहाँ पर नंबर 5 लिखा है, और ये जो बच गया इस पर नंबर 6 लिखा है। कौन कौन है 1 नंबर में कह रहा है व्हीकल की डिफेक्ट यानी दोष युक्त वाहन आपका है, इस वजह से एक्सीडेंट होता है। सबसे कम प्रतिशत इसी का ही है, यानी वाहन लगभग सबके सही होते हैं। दूसरा रोड डिफेक्ट यानी सड़क में कोई गड्ढा आ गया हो, तो ये भी बहुत कम होते हैं। वो कह रहे हैं अगर 100 किलोमीटर जा रहे हो तो कहीं एक आध बीच में गड्ढा आ जाता है, ऐसा मानता है। यानी कहने का मतलब सड़क और वाहन के दोष युक्त वो बहुत कम मानता है किसी भी एक्सीडेंट में। 3 नंबर पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा वृद्धि मान रहा है, वो किसकी, फिजिकल डिफेक्ट ऑफ ड्राइवर की फिजिकल कंडीशंस सही नहीं होना, यानी हाथ सही पूरा है कि नहीं है, पैर ब्रेकों तक पूरे पहुंच रहे हैं कि नहीं, तो वो नंबर 3 पे आता है। उसके बाद में नंबर 4 पर है लैक ऑफ स्किल ऑफ ड्राइवर, यानी ड्राइवर को जानकारी कम है, नॉलेज नहीं था पूरा कि कैसे क्या करना था। उसके बाद में स्किल मतलब प्रैक्टिकल, एक तरह से पूरी तरह से एक्सपर्ट था कि नहीं था। और नंबर 5 में है लैक ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की कमी, मतलब लेफ्ट में मुड़ गया बिना इंडिकेशन दिए, समझ रहे हैं, या ब्रेकर का आगे लगा हुआ तो आया था कि आगे ब्रेकर है लेकिन स्लो नहीं कर रहा है, मोड का लिखा हुआ था कि टर्न है और स्पीड धीरे नहीं करी, तो लैक ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की कमी। और नंबर 6 है जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी वाला है, वो है रॉन्ग एटीट्यूड, यानी गलत बिहेव या व्यवहार या तरीका। क्या मुड़ जाता हूँ, कौन आ रहा है, कोई नहीं है, कांच में पीछे देख लिया कि कोई नहीं था, बिना इंडिकेशन दिए मुड़ गए, या अपने हिसाब से गाड़ी को ऐसे चलाना, वो आप सब समझ गए। तो ये है कोलिशन के पूरे कारण, यानी टक्कर के सबसे महत्वपूर्ण या हिस्सेदारी वाले पार्ट्स की हम बात करें तो मैं चाहूँगा कि ये बना लो यार, क्योंकि कभी एक क्वेश्चन, अब देखो रिसेंटली किस तरह से आ रहे हैं, NVS नवोदय विद्यालय समिति में दिल्ली सब कोऑर्डिनेट जब पेपर लेता है तो और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो फिर हमें इनको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। ये चीज़ें सिलेबस में ऐड कर दी है, नए सिलेबस में। हटा दूँ, ये लो पहले ग्राफ बना लो अच्छे से, फिर जूम करके सारा दिखाए, वैसे तो सारा ही दिख ही रहा है। ये लो, ये नीचे आपको 6 पॉइंट दिए हुए हैं, इन पर ध्यान देना, ठीक है जी। इतना ही था बस, ये हो गए हमारे रोड सेफ्टी तो हो गई। अब देखो रोड सेफ्टी के बाद में आता है हमारे वाले सेफ्टी साइन, तो उनमें ज़्यादा चर्चा करने की शायद ज़रूरत नहीं है, सब ने पढ़ रखा है, जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। नंबर 1 है प्रोहिबिटेड, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिटेड, हिंदी में बोलते हैं निषेधात्मक, यानी मना करने के लिए बोलते हैं। क्या कहते हैं, लिखना शुरू कर दो मेरे साथ साथ, इसमें रुकने के लिए टाइम नहीं देंगे,
क्योंकि ये बहुत बार पढ़ा रखा है और आप सबको याद भी है, तो फटाफट से इसको हम एक तरह से रिवीजन टाइप ही देखेंगे। तो ये कार्य न करने की सलाह देते हैं, यानी ये हमें कहते हैं कि आपको ऐसा काम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आग ऐसी है जिसको पानी से नहीं बुझाना है, कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ आग जलाना ही नहीं है, कोई लोकेशन ऐसी है जहाँ जलती आग को नहीं फेंकना है, ठीक है ना। जैसे स्मोकिंग नहीं करनी है, जलती आग ना छोड़े, आग को जल से ना बुझाएं, ये इसमें आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आकृति कैसी होगी, वृत्ताकार होगा यानी सर्कुलर शेप में होता है। कलर कैसा होगा इसका, चिन्ह का, तो चिन्ह ब्लैक कलर का होता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, सफ़ेद रंग का होगा, ठीक है ना। यानी ऐसे सर्किल होगा, ये सफ़ेद वाला है। अब यहाँ इसमें क्या होगा, काले रंग से चिन्ह होगा, यानी जैसे मान लो सिगरेट बना दिया और इस पर एक सिंगल क्रॉस होगा, यानी नो स्मोकिंग। ठीक, लिखिए इसे फटाफट से, लिखो, रोक करके लिख लेना, काम में आएगा। ये देखो, ये कुछ मैं एग्जांपल ले आया हूँ। अच्छा, हम आजकल ना इतना भी नहीं आ रहा, अब एक नया सवाल जो आ रहा है वो मैं बता दूं। जैसे दिल्ली मेट्रो में आया था, दिल्ली मेट्रो मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन 2020 में, इनमें से कोई एक आया था, पूछा था उसने कि इसका मतलब क्या है। ये नहीं पूछा कि कौन सा चिन्ह है, ठीक है, सबको दिख रहा है प्रोहिबिटेड साइन है। तो इसमें स्पष्ट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की संभावना है, इसको छूना नहीं है। यानी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिकल शॉक की संभावना है, या कोई तार जा रही है इलेक्ट्रिकल की जिसमें झटके की संभावना है, यानी तार को ना छुएं, ऐसा ऑप्शन में आता है। तो हमसे ये वाले इस तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे ये रहा, आग लगी हुई और पानी से बुझा रहे ना, तो वो मना कर रहा है यहाँ पर कि इस आग को जल से ना बुझाएं। जैसे इलेक्ट्रिकल वाली हो सकता है, पेट्रोल वाली हो सकती है, आग लगी तो आपने पानी डाला हो तो और भड़क गई। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ये वाला आ सकता है कि इसके क्या आशय है, ये मनाही वाला है, प्रोहिबिटेड वाला है, लेकिन वो नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि इसका आशय क्या है। जैसे ये रहा, ठीक है ना। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। अब देखो, नया अगर तरीका बता देना, मुझे लगता है वो भी बहुत होता है, हिंट बोलते हैं इंग्लिश में, यानी आपको किसी टॉपिक की अगर कोई हिंट दे देना तो वो भी हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होती है। समय पर हिंट मिलनी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरा है मैंडेटरी, इंग्लिश में बोलते हैं आवश्यक चिन्ह, सकारात्मक लिख लेना चाहिए। क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, इसकी उपयुक्त सलाह देते हैं। दरअसल ये हमें पीपीई उपकरण यूज करने का निर्देश देते हैं। ये हमारी बॉडी को किस तरह का खतरा है, इसलिए आपको वहाँ कौन सी सावधानी रखनी चाहिए उसका संकेत करते हैं। जैसे हैं किस प्रकार का खतरा है, बॉडी के किस भाग पर रिस्क है। जैसे ग्लव्स बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर है, उसमें हाथ डाल रहे हो ना, वो सप्लाई ऑफ या ऑन का भरोसा नहीं है, या लीकेज करंट आ रही होगी, इसलिए हैंड ग्लव्स पहन कर ही डालिए। वहाँ आपको ये नहीं कहेगा कि चश्मा लगाए काम कर लो, समझ रहे। यानी पर्टिकुलर बॉडी पर किस तरह की रिस्क है, हमें कौन सा पीपीई इस्तेमाल करना चाहिए, वो बताता है हमें मैंडेटरी साइन। जैसे हेलमेट पहनना चाहिए कि भैया आप काम कर रहे हो नीचे, हाइट पे भी कोई ना कोई काम कर रहा है, सिर पे पत्थर गिरेगा, ठीक। अब यहाँ पे आप ग्लव्स पहन के बैठे हो, वो क्या काम आएगा। मतलब पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी कि उस पर कौन सा रिस्क है उसकी बात करता है। इसकी शेप कैसी होती है, तो ये भी उसके जैसा ही वर्ताकार आकृति का, इसका चिन्ह सफ़ेद रंग का और बैकग्राउंड इसका ब्लू कलर का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से वीडियो को रोको और इतना लिखो, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, ये रहे सारे। तो यहाँ पर वो जैसे देखो, ये रहा, कह रहा है कि हेलमेट पहनिए, मतलब ऊंचाई से कोई वस्तु गिरने की संभावना है, आप नीचे काम कर रहे हो, गोगल्स यानी चश्मा पहन लीजिए, फेस पूरा ढक लीजिए, ठीक है ना। ये रहा, मुंह है, नाक वाला है, रेस्पिरेटर सिस्टम का, कान पे ईयर प्लग्स लगा लीजिए, गोगल्स, है ना। और क्या है, हैंड ग्लव्स आ गया, सेफ्टी बेल्ट आ गया, सेफ्टी शूज़, ठीक है। तो ये वाला ज़रूर बना लेना भैया। देखो डिजिटल बोर्ड है तो इतना तो फ़ायदा लेंगे कि आपको चित्र डायरेक्ट दिखाएं। उसके बाद में देखो वायरिंग है, सॉरी वार्निश नाम निकल रहा है मुंह से, वायरिंग नाम निकल रहा है मुंह से। करें क्या, सारे इलेक्ट्रिकल के है तो जुड़े हुए तो है ही। वार्निंग को हिंदी में बोलते हैं सावधानी या सचेतक चिन्ह, खतरे के प्रति जानकारी देते हैं या अलर्ट करते हैं हमें। ये कहते हैं कि सावधान हो जाइए, यहाँ पर खतरा है। अब सुनिए ध्यान से, पहले वाला तो बता रहा था कि बॉडी के किस भाग को रिस्क है, या बॉडी के कौन से भाग की आपको यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है, या कौन सी आपको पीपीई किट पहननी है। लेकिन ये बता रहा है कि ओवरऑल इसके आसपास खतरा कैसा है, आपको किस तरह का ध्यान रखना है। जैसे मैं बताऊँ आपको, अपने प्लांट में क्लोरीन है, बहुत रिस्की होता है।
क्लोरीन पानी के साथ चलनी चाहिए। अगर मोटर ट्रिप हो गई, पंप ने पानी उसको सप्लाई बंद करनी है ना, क्लोरीन लीक होने शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपको ये थोड़ी कहेंगे हैंड ग्लव्स पहन के बैठे रहना, यहाँ पर इंडिकेशन साफ दिए जाते हैं कि यहाँ क्लोरीन की रिस्क है, तो फिर पूरा किट इस्तेमाल करना है। वो ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे लेज़र बीम का खतरा, विद्युत झटके का खतरा, इनकी आकृति कैसी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपरों में सवाल आ चुका है। त्रिभुजाकार यानी ट्राइंगल शेप में होते हैं, चिन्ह काले रंग का होता है और बैकग्राउंड इनका पीले रंग का होता है। ये देख लीजिए माय डियर, ये रहा। और इनमें से तो आता है पेपरों में ये वाला जो है ना, जैसे ये वाला आ चुका है, तो ये लेज़र बीम का होता है। एक ऐसे बना के छोटा बड़ा ऐसे लाइनें से निकली हो ना, ये लेज़र बीम का होता है, ठीक है ना। और जैसे आग का हो गया, ठीक है, इन सब का याद रखना। ये जैसे आ सकता है, ये रेडिएशन वाले वो ये सारे, इनको पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। और इनके याद भी रखने हैं। आजकल एक स्टेप आगे चला गया है, वो इतना सा देकर आपसे ये नहीं पूछ रहे कि क्या खतरा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर्टिकुलर किस तरह का खतरा है वो बताइए। और ये तो ख़ास तौर से लेज़र बीम वाला तो बहुत आ चुका है, ठीक है ना। जैसे इसका भी चित्र आ चुका है, दिल्ली मेट्रो में आ चुका है ये कि किसका खतरा है, एक एक करके पूरे नाम से सारे मिल जाएंगे आपको, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं ना। उसके बाद में देखिए जी इन्फॉर्मेटिव, इंग्लिश में बोलेंगे सूचनात्मक, नाम से ही पता लग रहा है सूचना देने का काम करेगा। और कौन सा, संसाधनों की या सुरक्षा सामग्री की जानकारी देगा। किसी का सिर फूट गया तो इलाज तो करोगे, प्राथमिक उपचार देना है, तो उसका पता ही नहीं फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखी हुई है, तो ये उनकी जानकारी देता है। ये या तो आयताकार होते हैं या वर्गाकार होते हैं, है ना, मोस्टली वर्गाकार ही होते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, आपने देखा ही होगा। सफ़ेद रंग का चिन्ह होते हैं और हरा इनका बैकग्राउंड होता है, ठीक। वीडियो को रोको, फटाफट लिखो। लिख लिया तो एक बार चारों चिन्हों को दोबारा देख लो। ये लो भाई, चारों ये रहे आपके सामने। कौन से है जी, मैंडेटरी यानी पॉजिटिव सकारात्मक, प्रोहिबिटेड यानी मनाही करने वाले, इन्फॉर्मेटिव यानी सूचना देने वाले, और वार्निंग यानी चेतावनी देने वाले। इन चारों को पढ़ लेना, एक एक करके इनके नाम याद कर लेना। आजकल डिटेल से पूछने लग गया है, इनमें से एक देकर पूछता है कि इससे क्या मतलब निकल सकता है, या क्या मतलब निकल रहा है, निकल सकता तो कुछ भी है खैर, ठीक है ना। तो बस माय डियर स्टूडेंट, क्लास यहीं ख़त्म करेंगे और चैप्टर 1 में क्लास 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 6 से 7 क्लासेज बनती है इसी तरह से टॉपिक वाइज। कोशिश करेंगे एक एक करके आपको फिर डिटेल से क्लास देंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक एक पॉइंट आप लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। नोट्स आपको बनाने हैं, कुछ भी चीज़ें आपको ऐड करनी है तो अपनी तरफ से और ऐड कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद।